नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आ चुकी हूं आपके बीच। मुद्दे की जब हम बात करते हैं तो इन दिनों अगर कोई मुद्दा गरमाया हुआ है तो वो महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों का मुद्दा है, जहां पर हमने बुर्के की राजनीति भी देखी, हिंसा की तस्वीरें भी देखी और अब तो पैसों की कहानी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव संपन्न हुए हैं। जनता जनार्दन ने ये तय कर लिया है कि इस बार उसे किसे अपना सिरमौर बनाना है। बारी एग्जिट पोल की आई और जब एग्जिट पोल का पिटारा खुला तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आई, यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बम बम नजर आई है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां पर महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की कहानी ये रही कि महायुति लगातार ये कहती रही कि इस बार जो कहानी लिखी गई है उस कहानी की शुरुआत महाविकास आघाड़ी ने की थी, लेकिन उपसंहार हम करेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम कर गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी हिंदू एकता देखने को मिली है, हिंदू जागा और इसका असर ये रहा कि 1995 के बाद, यानी पूरे 30 सालों के बाद 2024 में हुए इस विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग की तस्वीर आई है। 1995 में जहां आंकड़ा 70% था, वो आंकड़ा 30 सालों के बाद 65% के लगभग पहुंचा, यानी बीच के इन सालों में जो वोटिंग परसेंटेज था वो किसी भी हाल में 65 का कांटा नहीं छू पा रहा था। लेकिन इस बार ये जो बम्पर वोटिंग हुई वो ये बताती है कि कुछ तो बदलने वाला है। हालांकि चुनावी विश्लेषक ये कहते हैं कि भाई जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आता है तो यानी सरकार विरोधी, सत्ता विरोधी लहर चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र का इतिहास ये कहता है कि यहां पर वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने या घटने का असर सत्ता या विपक्ष को सीधे तौर पर नहीं मिला है। यहां की जनता कमाल करती है क्योंकि वो स्वाभिमान को सामने रखते हुए वोट करती है, वो मुद्दों की बात करते हुए वोट करती है, वो भावनाओं को दिल में रखकर वोट करती है। इस बार भावनाओं में सबसे ज्यादा बात की गई महायुति के तरफ से, जब ये कहा गया कि एक है तो सेफ है। और जब एग्जिट पोल सामने आए, खासतौर से सुदर्शन और प्रबोधन के एग्जिट पोल में ये तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जिसे 148 से 167 के बीच नंबर्स मिलने की कहानी हो सकती है। अब अगर 148 यानी मिनिमम भी मिलते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 145 है, यानी बहुमत के आंकड़े से 3 अंक ज्यादा यहां पर महायुति की सरकार बन सकती है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की भी तैयारी तेज हो चुकी है। तैयारी किस बात की? तैयारी इस बात की कि आखिर अगर महाविकास आघाड़ी ये दम भर रही है कि उसकी सरकार आ रही है, एग्जिट पोल गलत होने वाले हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? महाविकास आघाड़ी की गाड़ी मुख्यमंत्री की चेहरे पर जाकर टिक गई है। बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बैठक से पहले कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं जो ये बता रही हैं कि महाविकास आघाड़ी के अंदर चेहरों को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। नाना पटोले साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। संजय राउत साहब के जो बयान आ रहे हैं वो इससे अलहदा हैं। तो ये कहानी कहां जाकर टिकती है और ये जो एग्जिट पोल आए उनका कितना बड़ा असर हो रहा है इस चुनाव के बाद? परिणाम आने के लिए तो अभी 23 तारीख है, लेकिन ये जो बीते 2 दिन, ये जो आने वाले 2 दिन है और बीता कल का जो दिन रहा, वो क्या कुछ कहकर गया, आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले आइए देख लीजिए वो रिपोर्ट जो ये बताती है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों तक बुर्का, हिंसा और पैसा, इसी के इर्द गिर्द घूमती रही चुनावी कहानी। 20 नवंबर को चुनाव संपन्न तो हुए, लेकिन विवादों के बीच कहीं चुनाव से पहले विवाद दिखा तो कहीं चुनाव के दौरान। एक तरफ जहां चुनाव से पहले बुर्का विवाद ने अपनी धमक से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान कट्टरपंथी विचारधारा वालों ने हिंसा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में तो पैसे और बिटकॉइन को लेकर मचा घमासान चुनाव के बाद भी तकरार का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच ही बिटकॉइन विवाद ने तूल पकड़ा था।
खबर है कि 2018 के क्रिप्टो करेंसी घोटाला मामले में ईडी की टीम ने ऑडिटी कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ के रायपुर के घर की तलाशी ली। गौरव मेहता का नाम पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के खुलासे के बाद आया। पाटिल ने 2018 के इस घोटाले में मुख्य गवाह के तौर पर मेहता का नाम लिया था। गौरव मेहता उस कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहा था जो 6,600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में पुणे पुलिस की मदद कर रही थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने मंगलवार को दावा किया था कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने बिटकॉइन के बदले कैश के लिए गौरव मेहता से संपर्क किया था और इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया गया था। वहीं अगर बात की जाए चुनाव के दौरान हिंसा की, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस पर पथराव किया गया। जिहादियों ने किसी न किसी बहाने पुलिस को निशाना बनाने और वोट जिहाद करने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें सपा ने भी जमकर इनका साथ दिया। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और सतर्कता ने सभी प्रयासों को विफल कर दिया। साथ ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए वोट पड़ चुके हैं। 23 नवंबर को मतगणना होनी है, पर वोटिंग के बाद सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र ही नहीं झारखंड में भी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में भी बीजेपी अधिक सीटें लेती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल में विपक्ष की जो दुर्गति होती दिख रही है, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों विपक्ष जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में बार बार फेल हो रहा है? क्या विपक्ष के राजनीतिक मुद्दों से जनता त्रस्त और परेशान हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भाई ये तस्वीरें तो चुनाव के दौरान और चुनाव यानी के खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के दौरान भी आती रही, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में चर्चा एग्जिट पोल की हो रही है और दावों का दम भरा जा रहा है दोनों ही गठबंधन की तरफ से। और इन सब के बीच महाविकास अघाड़ी की वो बैठक जहां पर चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या है ये फलसफा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भरत सिंह जी। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ राकेश प्रजापति जी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय ठाकुर जी आपके साथ ही शुरुआत कर देती हूँ। आप लोग ये दम भर रहे हैं, अभी एग्जिट पोल के बाद चेहरे आप लोगों के खिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर महाविकास अघाड़ी ये कह रही है कि ये चेहरा जो अभी खिला हुआ है ये मुरझा जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। वहां तो अभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बैठकें भी शुरू हो चुकी है। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए संजय जी। हम किसी भी एग्जिट पोल के सहारे या एग्जिट पोल को देखकर सरकार बनाने का दम नहीं भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पन्ना प्रमुख से लेके बूथ प्रमुख से लेके हमारा जो तंत्र है, उस तंत्र का पूरा आकलन लेने के बाद हमको ये समझ में आया है कि ये जो लोग इतना परेशान है, इनको यही नहीं पता है, चिल्ला रहे थे कहाँ कहाँ मिल रहा है, विदर्भ में भी ये साफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ अच्छे ढंग से सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की माताओं बहनों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है और ये बहुत दूर नहीं है। गलत दावे करने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इनके तो ये तो जब 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते हैं तब ये बताते हैं 250 वाला हार गया। तो ये तो क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले लोग हैं, इनकी बातों पे आप ध्यान देगी तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 23 तारीख के रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था। इसी परसेप्शन के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन उसी अब्दुल्ला ने इनको पहुंचा भी दिया था 99 तक और आपके आंकड़े कुछ कम भी हो गए थे। तो ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की जो बारीक लाइन है वो बीजेपी भी नहीं समझ पा रही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुझे तो बहुत हंसी आती है जब ये लोग बताते हैं कि तीसरी बार लगातार देश के चुनाव में जाए और जो पार्टी 240 सीट जीत ले, उस पार्टी के बारे में जो लोग 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते हैं, जब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है।
ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की कि तीसरी बार लगातार इस देश में शासन करने के लिए इस देश के 240 लोकसभा सीटों का आशीर्वाद इस देश की जनता ने दिया है। वो तो इन लोगों ने संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है का गलत नैरेटिव बना के जिस तरह से इस देश के लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास किया था, जनता को उसी बात का दुख है और जनता ने यही जवाब हरियाणा में दिया है और यही जवाब महाराष्ट्र में भी देने वाली। भरत सिंह जी, जवाब हरियाणा में मिला था, जवाब अब आपको महाराष्ट्र और झारखंड में मिलेगा। एग्जिट पोल जो तस्वीरें बता रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह पर महायुति की सरकार। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी काफी हद तक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की लहर ही नजर आने वाली है। सवाल ये है कि जो परिस्थिति बनी हुई है, महाविकास आघाड़ी अब भी कह रही है कि गाड़ी में रफ्तार है और यहां पर बीजेपी ये कह रही है, महायुति के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव आप पकाते रहिए, तस्वीरें 23 को पता चल जाएंगी। देखिए लोकसभा के चुनाव के समय किस तरह से ख्याली पुलाव 400 पार 400 पार 400 पार का नारा देते रहे और ख्याली पुलाव का पूरा पुलंदा जो है फटा तो पता चला कि 240 पे आके अटक गए और हम 99 आप कह रही है, लेकिन 101 सीट हम समझते हैं कि हमारे जो एक इंडिपेंडेंट लड़े थे वो भी हमारी पार्टी से, वो भी हमारे साथ हैं, तो 100 का आंकड़ा हमारे पास वैसे भी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से संजय भाई कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हम पूरे मेजोरिटी में आ रहे हैं, ठीक है, एक दिन का जो है आपको भी और लावनी जी आपको भी, दोनों लोगों को एक दिन का जो है वो खुश रहिए, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। नहीं, मुझे मत जोड़िए ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी भी बात करूंगी, मैं संजय जी की भी बात करूंगी। आपने शायद सुना नहीं कि मैंने उनसे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों की बात कर ली, मैंने उनसे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों की बात कर ली। और वही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि साहब कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार मात दे देता है। आप खुद ही देखिए ना कि आपका बैठक अभी से शुरू हो गई, अंदर खाने अभी ही तस्वीरें कैसे आने लगी। नाना पटोले साहब क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, राउत साहब आ गए कह रहे हैं कि आपने डिसीजन कैसे ले लिया तो सामने आकर बताइए। ये खींचतान तो अभी से ही सामने आ गई है। अगर आप निष्पक्ष बोलती तो शायद मुझे आपका नाम नहीं लेना पड़ता था। आपने अभी उत्तर प्रदेश का नाम लिया था, जिहादी कहा आपने, मुझे इस पे आपत्ति भी है। आपने उनको जिहादी कहा कि जिन्होंने रिवॉल्वर दिखा के जो चुनाव में वोट डालने जाते हैं, एक महापर्व होता है, उस महापर्व में जो वोट डालने जा रही थी, मुस्लिम महिलाएं जा रही थी, जो पुरुष जा रहे थे, उनको जो है दिखा के कहते हैं कि नहीं चले जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा, उसको आप जिहादी कहती हैं। एक तो आप जो है वोट डालने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं और आप डायरेक्ट धमका रहे हैं। एक बेटी की हत्या हो जाती है, उस पर भी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आपने एंकर के तौर पे अपनी बात रखी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बेटी की हत्या हो जाती है कहने पर कि उसने किसे वोट दिया, और ये मैं नहीं कह रही हूं, उसके बाद आप बताइएगा। के पिता कह रहे हैं देश को गुमराह करने का काम कम से कम आप लोग मत करिए और कौन नहीं करता है, देश को गुमराह करने का काम आप मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपकी भी पोल देखिए, आप ही की पोल खोल रहा हूँ मैं। आपने जिहादी कहा कि कांग्रेस की पोल कैसे खुली थी, वो हरियाणा के चुनावों में नजर आ गया। कांग्रेस की पोल कैसे खुली थी वो हरियाणा के चुनावों में नजर आ चुका है। कांग्रेस की पोल कैसे खुली थी वो लोकसभा चुनावों में भी नजर आ गया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने जो कहा उसी को मैं दोहरा रहा हूँ ना। आप लोगों को तब हो जाती है जब आपकी वही चैप्टर खुल जाता है ना, जिस चैप्टर से आप बचना पुलिस वालों की तारीफ आप कर रही थी ना, आप सरकार को बचा रही है ना। कौन सरकार को बचा रहा है? कौन सरकार को बचा रहा है? जहां सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल हम 10 बार पूछते हैं। और मेरे ही डिबेट में अगर आप मुझे चैलेंज करेंगे तो समय की कुछ सीमाएं होती है, नहीं तो मैं सारे लिंक्स आपको भेज सकती हूँ कि मेरे ही डिबेट में जहां सरकार गलत है वहां उनसे सवाल पूछा जाता है। लेकिन जहां कांग्रेस संविधान बचाओ, संविधान की लड़ाई कहते हुए एक पक्ष की बात करती है और दूसरे पक्ष को नजरअंदाज करती है, तो वहां मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आपने सरकार की वाहवाही की, इसलिए तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि वहां की सरकार के दम पे जो है पुलिस वाले धमकाते हैं और गोली मारने की बात करते हैं। 10 पुलिस वालों को 10 से ज्यादा पुलिस वालों को सस्पेंड कर तो दिया सरकार ने। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया तो सरकार ने ही तो एक्शन लिया है ना। आप एक्शन की बात नहीं करेंगे, आप एक्शन की बात नहीं करेंगे। आप उसी उत्तर प्रदेश में करहल में एक बेटी को गोली मार दी गई, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया। उसके पिता रो रो कर ये बात कह रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर देंगे।
नहीं उसे नजरअंदाज कर देंगे आप? बेटी ने कहा कि क्या भारतीय चीज का? जनता पार्टी को उन्होंने वोट क्या कहा? दूंगी। क्या बात कर रहे हैं भरत जी? आप आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में ही कल ही हमने दिखाया कि किस तरीके से वोटिंग के एग्जिट पोल आते हैं और वहां पर जो तस्वीरें सामने आती है, हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है वहां पर। अब छोड़िए ना वोटिंग को, वोटिंग के पहले ही हमने महाराष्ट्र में देखा था कि क्या तस्वीरें थी। दिवाली के समय क्या परिस्थिति बनी थी? पटाखे नहीं फोड़ने देंगे, हिंदू पटाखे नहीं फोड़ सकता है। इतनी तस्वीरें आती हैं सब। अगर मैं यहाँ पर फेहरिस्त बोलने लगूंगी ना तो 40 मिनट कम बन जाएगा। इसलिए मुद्दे पर आइए भरत जी, इलेक्शन कमीशन ने बताइए मुझे, मुद्दे पर आ जाइए भरत जी। उनके पास क्या हुआ बताइए मुझे। उसके बाद में शिंदे सेना के साथ, शिंदे के दो इस तरह का रोना इन लोगों का, इन लोगों की आदत। उनके पास पैसे बरामद हुए। राहुल गांधी से लेकर भरत सिंह तक सबको यही रोना है, मीडिया में किया। अरे कब आप लोग इस बात को समझोगे? सरकार ने अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया और उनको जो है पुलिस स्टेशन से बाकायदा जो है भेज दिया जाता है पूरा बैग लेके। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, क्या होता है बताइए ना। डिबेट नहीं हो सकती। एक आदमी उल जलूल बात करके पूरे डिबेट का टाइम खा जाए, विषय से हट के दूसरे विषय पे बात करे, ये कौन सी बात है? क्यों अगर तुम बात कर रहे हो तो कराल में बेटी की जो हत्या हुई, वो बेटी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करेगी उसकी हत्या करवा दोगे आप लोग? मिला कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करेगी, एफआईआर नहीं लिया? तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करेगी, उस बेटी की हत्या करवा दोगे आप लोग? भरत जी उस पर क्यों नहीं बात करते आप लोग? विषय से बाहर मत जाइए। क्यों ये विषय नहीं है? ये भी तो विषय है ना। पैसा मिला, जो कोई कहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उसकी हत्या करवा देंगे। आपके सर्वोच्च नेता से लेके आप सब लोगों की आदत है, आए गए जब मन हुआ तब मीडिया पे आरोप लगा दिया। आप एंकरों से लड़ा करो और पूरे डिबेट का समय खराब कर दो। ये कौन सी बात है? तरह से पिक्चर नहीं दिखाएगी तो आरोप लगेगा। पिक्चर नहीं दिखाएंगे तो आप बोलेंगे, लेकिन पिक्चर अब तो धीरे धीरे सामने आ रही है ना। आप ही क्लियर कर दीजिए कि आपकी पिक्चर का द एंड क्या है। नाना पटोले जी कह रहे हैं वो द एंड होगा, या भरत जी सुन लीजिए, नाना पटोले साहब जो कह रहे हैं वो द एंड होगा, या संजय राउत जी जो कह रहे हैं वो द एंड है, ये बता दीजिए। चलिए पिक्चर आप ही क्लियर कीजिए। एग्जैक्ट पोल देखिए, एग्जैक्ट पोल है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट पोल का जो विश्लेषण आप कर रही है, ठीक है, आपको मुबारक हो, लेकिन हमें पता है कि हम बहुत ही कंफर्टेबली अपनी सरकार बना रहे हैं। हमारी 160 सीट आ रही है, वो कल परसों आपको पता चल जाएगा। इसलिए बोला कि एक दिन का समय है और इसमें खुश हो लीजिए। 160 सीटें आपकी आ रही है, 160 सीटें आपकी। कांग्रेस को लेकर आपका क्या आकलन है भरत जी? कांग्रेस को लेकर क्या आकलन है? लोकसभा में 400 सीट आप ही लोग दे रहे थे। कांग्रेस को लेकर क्या आकलन है? कांग्रेस अपने अकेले के बारे में क्या सोच रही है? क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं ना कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, कांग्रेस क्या सोच रही है? हम कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा दल बन के उभरेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नंबर्स बता सकते हैं आप? उन्होंने तो अपने नंबर्स बता दिए, आप भी कुछ तो आकलन आप लोगों ने किया होगा ना। आपने कहा आपके आकलन है, बताइए। नहीं, हम कम से कम 70 से 75 सीट जीत के आ रहे हैं। 70 से 75 सीट्स आप लेकर आ रहे हैं और आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाले हैं और आपकी सरकार बन रही है, ये आपका दावा है। चलिए ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? 20 सेकंड बाकी दो के मैं का भी कमेंट ले लूं। कहना चाहता हूं कि दावा करने का, क्लेम करने का सबको हक है। किसी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे से रोका थोड़ी जा सकता है, लेकिन एक ही दिन की बात है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके लिए इतना किसी पे आरोप लगाने की, तोहमत लगाने की। ठीक है, चलिए ठीक। नहीं, मैं ठीक है, आप लोगों को भी बहुत मौका देती हूँ। दो मेहमान है, राकेश प्रजापति जी के मन में क्या चल रहा है ये जरा देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल तो उन्होंने भी देखे हुए हैं और ना केवल एग्जिट पोल ही, तमाम तस्वीरों को देखा है। राकेश प्रजापति जी, क्या चल रहा है आपके मन में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है, पहले तो इनका ये है कि ये केवल कभी किसी का सत्य सुनना नहीं चाहते। सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। एक दिन का समय बाकी है। एग्जिट पोल निश्चित रूप से आपके ये दिखा रहे हैं कि भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं और महायुति की सरकार बन रही है, और झारखंड में भी आप दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग 400 पार तो 2024 में भी दिखा रहे थे, और उत्तर प्रदेश के अंदर
सारे न्यूज चैनल जितने भी हैं, आपका भी चैनल 65 से 80 सीट 70-72 सीटें तक दिखा रहे थे लोकसभा के चुनाव में। लेकिन रिजल्ट कल के आया कि भारतीय जनता पार्टी, तानाशाही के ये लोग और ये झूठे फरेबी फेंकू प्रवृत्ति के लोग मात्र 33 सीटों पर सिमट करके रह गए। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे थे कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, ठीक उसी प्रकार से ये क्या मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। और आज ये 9 में से 9 जीतने का दावा कर रहे हैं और एग्जिट पोल भी 5 से 6 सीटें दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 6 सीटें जीतने जा रही है। और रही बात, देखिए, मैं आपके चैनल पर लावनी जी, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं जो आपने एक वर्ड यूज किया है। पहले भी मैं आपके चैनल पर इस चीज का विरोध जता चुका हूं कि आप पूरी किसी एक कम्युनिटी को जिहादी ना बोला करें। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर गलत है, वो गलत है तो वो जिहादी है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को आप देख रहे, आपने देखा होगा कुंदरकी के अंदर, मीरापुर के अंदर महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई हैं, महिलाओं के ऊपर जो है रिवॉल्वर तानी गई है, कई जगह पर महिलाओं के साथ बदतमीजी पुलिस द्वारा की गई है। जो जिहाद करता है, अगर उनको जिहादी कह रहे हैं तो आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ये कह दिया था, आप डिफेंड क्यों करने पर आ गए? वही बात आ गई ना कि आपको वोट बैंक, आप कहते हैं सबकी बात आप लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, लेकिन जब एक धर्म की, एक वर्ग की बात आती है तो वहां पर आप तुरंत बन जाते हैं उसके प्रवक्ता। आप बोले तो आप ठीक करते हैं, कोई दूसरा बोले तो वो उस पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। तो क्या नहीं, किसी एक ये गलत व्यक्ति है, जो व्यक्ति गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। रावणी जी, ये मुल्ला मुलायम सिंह जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इनसे इससे ज्यादा की अपेक्षा मत कीजिए। तो ये यही करेंगे, ये करहल की बात नहीं करेंगे, ये करहल की बेटी की बात नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ बैठ करके मुगलिया सल्तनत की औलादे हैं और ये मुगलिया सल्तनत की औलादों से आप यही अपेक्षा करिए, ये यही बातें करेंगे, ये सत्य की बात करेंगे ही नहीं, ये खाली ज्ञान बांटेंगे। उसका कारण यही है कि ये सब मुगलिया सल्तनत के बचे हुए अवशेष जो भारत देश में है, वही लोग नहीं है। मनीषा वाल्मीकि पर आप कैसे बैठ रहे? उस मनीषा वाल्मीकि को जब हाथरस में जिंदा जलाया गया था, आप फर्जी हिंदू हो, आप फर्जी हिंदू हो। और तुम कौन हो? तुम मुगलिया सल्तनत के बचे हुए अवशेष हो। मनीषा वाल्मीकि को जब जिंदा जलाया गया, मुगलिया सल्तनत के बचे हुए अवशेषों से यही अपेक्षा की जा सकती है और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आप लोग कलेक्टिव होके जो आपको सूट करती है घटनाएं उसको देखते हो, लेकिन जो घटनाएं हृदय विदारक होती हैं, जो हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है, जो तुम्हारे बिरादरी के घर के लोग होते हैं, वो तुमको दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? अगर आप इतने बड़े हो तो आपको हर घटना दिखाई देनी चाहिए। एक तरफा एक घटना की बात करते हो आप और दूसरी घटना की बात तो नहीं करते हो। यही बात है, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। प्रजापति जी, आपको पूरा अधिकार है कि आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछें, लेकिन जब आप सवाल पूछें तो कम से कम करहल में जो हुआ है उसे नजरअंदाज भी मत कीजिए। अगर बेटी का वहां पर कत्ल होता है, हत्या की जाती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को चुना, हत्या करने वाला भी, देखिए ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पिता का बयान है, आरोप लग रही है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति है, तो फिर उस बात को नजरअंदाज करने, जब आप नजरअंदाज करेंगे तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये जरा स्वामी जी से भी एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर आप लोगों के लिए पूरा मंच खुला ही हुआ है। लेकिन सुनील स्वामी जी, कल से या इसके पहले से भी आप और हम बहुत सारे इन चुनाव को लेकर विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन जब एग्जिट पोल आया और इस एग्जिट पोल का जब पिटारा खुला, महायुति की सरकार, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, और उपचुनाव में भी कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति। सवाल यह है कि अगर मैं महाराष्ट्र पे आपसे पहला सवाल करूं कि जो वोट परसेंटेज है, वो वोट परसेंटेज 95 के बाद से 2014 में अगर 65% होता है तो इसे क्या माना जाए? ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? महायुति की सरकार एग्जिट पोल में तो है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का भी कॉन्फिडेंस अभी खत्म नहीं हुआ। वो तो अभी चेहरा कौन होगा इसे लेकर बैठ के भी शुरू कर चुके हैं। जी देखिए, ऐसा है लावनी जी कि जो पार्टियां आपस में बटी थी
उसकी वजह से जो एक नाराजगी या एक विक्टिमहुड या गद्दारी जो भी वहाँ पे चल रहा था, उसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में आ चुका है। मैंने पहले भी ये बात कही थी। लोकसभा चुनाव में उतनी नाराजगी के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज वहीं पर रहा, 61% के आसपास, 19 में भी उतना ही रहा। तो अब ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसका कारण है महायुति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का मोबिलाइजेशन ऑफ वोटर्स। तो वो जो मोबिलाइजेशन ऑफ वोटर्स है, उसी की वजह से ये परसेंटेज इतने लेवल पे गई है। क्योंकि आपको मालूम है आरएसएस ने करीब करीब 60,000 मीटिंग, एक दो नहीं 60,000 मीटिंगें की हैं, हर बूथ पे की है उन्होंने, और उसकी वजह से उन्होंने मोबिलाइज किया है। मैं एक इसका पैरेलल उदाहरण आपको हरियाणा का देता हूँ। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में वोटिंग कम हुई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 5-5 पे रुक गई। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सब लोग कह रहे थे नहीं वोटिंग बहुत कम है, वोटिंग बहुत कम है, वोटिंग बहुत कम है। लेकिन जब फाइनल आया तो लोकसभा से 5% ज्यादा विधानसभा में वोटिंग बढ़ी, और उसका सीधा सीधा जो सारे गणित थे वो सब गणित बदल गए और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे कंफर्टेबल विक्ट्री मिल गई। तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि अब जो ये इतना वोट परसेंटेज आया है, तो मैं ये समझता हूं कि आपका जो आकलन है और बाकी जो लोग भी आकलन कर रहे हैं, उसमें जो आपकी अपर बैंड है उतने पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति को सीट मिलनी चाहिए। कल भी मैंने अपना असेसमेंट ये बताया था कि जहां जहां 60 सीटों पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मराठा और विदर्भ में सीधे सीधे मराठवाड़ा उसमें लड़ रही है, जो उभाटा जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके जो मुस्लिम्स के साथ जो ये एक हफ्ते का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट से भले ही कार्यकर्ता उनके साथ हों, उनका जो कोर हिंदू वोटर है वो छिटक गया है और वो किसी भी हाल में महाराष्ट्र में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और इसीलिए मेरा अपना ये असेसमेंट था कल भी, और आज वो और भी मैं पक्का कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 105 से 107 सीट के आसपास आएगी। और जैसा मैंने कल भी कहा था, अजीत पवार को बहुत लॉस होगा, वो सबसे नीचे जाएंगे। मेरे असेसमेंट में 15 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और जो उभाटा है वो भी 20 सीट के आसपास रहेगी। अजीत पवार का भी मैंने यही कारण नहीं, अभी आपने भरत सिंह जी को अगर सुनाओ तो जल्दी से 10 सेकंड्स में बता दीजिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बन रही है और उन्होंने फिगर्स भी बता दिए, वो तो 80 के आसपास बता रहे हैं। कांग्रेस की है, मेरा भी असेसमेंट है 45-46 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। 45-46। चलिए इस पर मैं इस पर काउंटर आंसर भरत जी का जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक ले लेते हैं, चर्चा जारी है। अब तो महज देखिए, अब 23 तारीख को आने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। दिलचस्प तस्वीरें हैं, अपनी अपनी दावे हैं, दावों के पिटारे बहुत सारे थे, चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी, लेकिन मुहर तो जनता ने लगा दी है। और जनता ने क्या तय किया है, 23 का इंतजार करते हैं। उसके पहले दिलचस्प तस्वीरों पर यह चर्चा भी जारी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल की तस्वीरों के साथ ही नई बहस शुरू हो चुकी है। अपने अपने दावे हैं। अघाड़ी ये कह रही है कि हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है, महायुति कह रही है कि सरकार हमारी बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि एग्जिट पोल आए हैं, एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आई हैं, चर्चा जारी रखेंगे। थोड़ी सी प्रतिक्रिया जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारी सरकार बनेगी, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से ये दावा है, लेकिन दावा किसका मजबूत, इसके लिए तो 23 का इंतजार करते हैं। 23 के पहले की परिस्थितियों पर चर्चा जारी है। भरत सिंह जी, ब्रेक से पहले जो आंकड़े सुनील स्वामी जी ने जो एनालिसिस करके बताया, वो आपके आंकड़ों से मेल नहीं खाते। लेकिन भरत जी एक बात बताइए कि जब चाहे महाराष्ट्र हो जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई, झारखंड में भी हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ वोटिंग हुई है, ये कहा जा रहा है कि तेज वोटिंग हुई है, इसलिए महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में और खासतौर से झारखंड में भी आपके गठबंधन को ही जीत मिलेगी। आधार क्या मानते हैं, क्योंकि इतिहास ही कहता है कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आया तो सत्ता बदल रही है। भरत जी, आपकी बात को मान लिया जाए कि अगर
वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है तो सत्ता नहीं बदल रही। लेकिन महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं, अगर जहां मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में, जी। वहां की परिस्थिति अलग है। सुनील जी ने जिस तरह से विश्लेषक है अपना उन्होंने मत रखा, मैं उससे कोई गुरेज करता हूं, उनकी अपना अपना अपने विचार है वो रख सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे देखा हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र में दौड़ा हूं, काम किया हूं पिछले 2 महीनों से पूरे महाराष्ट्र में, जो जाके हर विधानसभा में मैं देखा हूं और काम कर रहा था। खास करके मुंबई की सीटों पे, कुछ सीटों पे, 2-4 सीटों पे जो जहां मैंने काम किया, वहां हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं। उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार बन रही है। जिस तरह से सुनील भाई ने ये कहा कि नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, आप बताइए यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज इतने सालों के बाद क्यों बढ़ा? उसकी वजह है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, इसी मुंबई में, इसी महाराष्ट्र में महिलाओं पे कितने अत्याचार, बदलापुर से लेके बहुत सारे केसेस देख लीजिए हो रहे हैं। तो ये सब चीजें तो ये एक तरफ है। दूसरी तरफ जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त किया गया, महाराष्ट्र की जनता को लावनी जी ये कतई पसंद नहीं था। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आके कह के गए कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और उसको सुधारने के लिए मोदी जी आए, एक है तो सेफ है, ये सारे जो नारे दिए गए और ये सारे जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को पसंद एकदम नहीं आया है। भरत जी, और इसका यही उल्टा वजह भी है तो हो कि सकता सबसे है। ज्यादा भरत जी, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। आप उद्धव ठाकरे जी का आपने नाम लिया, आपने शरद पवार साहब का नाम लिया। महाराष्ट्र में आप रहते हैं और आप भी जानते हैं कि मराठी मानुस का स्वाभिमान। सुन तो लीजिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, कम से कम मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अपनी बात आप रखिएगा, सवाल सुन लीजिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल सुनने में भी आपत्ति है आपको? बात करिए ना बाद में काउंटर क्वेश्चन। नहीं, सवाल तो सुन लीजिए ना, आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं मैं कि अगर मराठी मानुस के सेंटिमेंट्स की आप बात करेंगे तो वही मराठी मानुस ये भी तो देखता है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी थी, वो असली हिंदुत्व किस तरफ गया, शिंदे जी की तरफ अगर गया है वो, तो फिर क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि जो हिंदू वोटर है वो उधर शिफ्ट होगा? ये सेंटिमेंट्स के पे आप बात कीजिए ना, सेंटिमेंट्स पर भी कुछ बोल दीजिए, सेंटिमेंट्स पर कुछ बोल दीजिए। तरफ हिंदू तो गया है, शिंदे जी की तरफ ईडी गया है, वो ईडी के डर से भाग गए। इनके 22 विधायक ऐसे हैं, 22 नेता। अरे जनता की बात कर रही हूं मैं, सीबीआई के डर से मैं जनता की बात कर रही हूं, और जनता जनार्दन मराठी मानुस की बात कर रही हूं। जनता के अंदर, पूरे महाराष्ट्र की जनता के अंदर ये परसेप्शन है कि जो है वो डर से भागे हैं, वो ईडी और सीबीआई के डर से भागे हैं, वो नरेंद्र मोदी के डर से भागे हैं। वो कोई जो है हिंदुत्व को लेके नहीं भागे हैं। हिंदुत्व को लेके भागते ना तो आज ये नौबत नहीं आती थी। दूसरी चीज मैं बता दूं, मेरी बात बोल लीजिए, 20 सेकंड बोल लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे जो सुनील जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा या ठाकरे जी को नहीं मिलेगा या शरद पवार जी को, ये सहानुभूति है। एक तरह से पार्टी टूटी है, उसकी सहानुभूति है। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, जो महिलाओं पे अत्याचार, ये सारे चीजों को लेके वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और इसी का कारण है, देखिएगा मैं फिर बोल रहा हूं दावे के साथ कि जो है हम बहुत ही कंफर्टेबल, ठीक है संजय ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। सहानुभूति की बात अगर आप करते हो तो सहानुभूति उनके लहर में, वो सहानुभूति की लहर उनकी तरफ है। ठाकुर साहब अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। ऐसा है लावनी जी कि हर किसी पार्टी के नेता को ये हक बनता है कि वो कहे, और किसी पार्टी के नेता को ऐसा क्यों लगेगा कि मेरी सरकार नहीं बन रही, तो इनका लगना जायज है। लेकिन स्वामी जी ने जो ये कहा कि वोट नहीं देगा, वो क्यों नहीं देगा उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। जब उद्धव ठाकरे जी ये कह देते हैं कि 94 के दंगों में जो शिवसेना ने दंगों हुए और उसमें शिवसेना जो उतरी लड़ने के लिए, हमारी भूल थी, इसके लिए जब हम महाराष्ट्र के देश के मुसलमानों से माफी मांगते हैं, जब ये 17 कलमी कार्यक्रम एक्सेप्ट कहते हैं कि चाहे आतंकवादी हो चाहे मुसलमान हो, उन पे जितने भी केस किए गए हैं वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, आप हमको वोट दीजिए। जब वो हम लोग बार बार वोट जिहाद की बात कर रहे थे, जो मालेगांव का प्रकरण समझ में आया कि एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आदमी वो जाके 10 हिंदू लड़कों को पकड़ के उनको एपीएमसी में नौकरी दिलाने का झांसा देके जब उनका अकाउंट खुलवाता है, उसके अकाउंट में तकरीबन 200 करोड़ रुपए आते हैं और 4 दिन में वो पैसे चले जाते हैं। जब इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आई और जब ये वोट जिहाद का मामला समझ में आया, जब ये बातें प्रकाश में आई और जब महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बातें आई, तब महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि हम इमोशनली तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ कितना बड़ा हो रहा है।
अपीजमेंट की हद होती है कोई? अब ये कहना पड़े, ये तो किसी हिंदू को, किसी मराठी मानुस को गंवारा नहीं होगा। और इन लोगों को तो हक ही नहीं मराठी मानुस की बात करने की, क्योंकि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन भर में उनका नारा ही था मराठी माणसांच्या हक्कासाठी। और उन्होंने जब भी इस तरह के प्रकरण आए, उन्होंने कहा कि काउंटर आंसर दे दीजिए। कांग्रेस के साथ जाने की नौबत स्वामी जी आई, आपके पास आ रही हूं। मैं ये दुकान बंद कर दूंगा शिवसेना की। उस से हट के जब बाला साहब की अवहेलना करके उद्धव ठाकरे जाके उन लोगों की गोद में बैठेंगे तो महाराष्ट्र की बताइए, जनता भरत जी, को काउंटर वोट आंसर। देगी। यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता इनको वोट नहीं देने वाली। ठीक है भरत जी, काउंटर आंसर। नहीं, देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा, हिंदुत्व की बात किया, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? किसी से आप जो है नफरत करें? क्या इस देश में कभी मैंने हिंदुत्व का तो नाम ही नहीं लिया क्या भरत इस तरह जी। से कभी हुआ मैंने था कि हिंदुत्व देश शब्द में का ही प्रयोग नहीं हिंदू और किया। मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं? ये भाजपा जब जब सरकार में आई है, जब जब देश में राज की है, तब इन्होंने जो है यही राग आलापा है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है। लावनी जी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश में सभी बहुत ही प्यार से, भाईचारे से रहते हैं। लावनी चाहे जी, हिंदू हो, चाहे आप बार बार इनको मेरा अरे काउंटर भरत जी, ये तो भाजपा मत ही का बोलिए। ये भाईचारा भाईचारा का बताइए, राग अलाप अलाप के मैंने तो भाईचारा हिंदू बनाया गया, ये बात मत ही नहीं बोलिए। और आपने नहीं बताया है। कि बीजेपी आई तो हिंदुओं की बात हुई। आपकी सरकार में तो ये भी कहा गया ना कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो आपकी ही पार्टी की लाइन है ना, ये तो किसी और की लाइन नहीं थी, तो आपकी ही पार्टी की लाइन थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जब आप लोग भाईचारे की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बनती है जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया है। 9 राज्य साहब ऐसे हो गए जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। आपने कभी भी उनकी आवाज बनकर उनकी आवाज से आवाज नहीं मिलाई है। सुरेंद्र स्वामी जी, जल्दी से जरा काउंटर आंसर और इसके साथ ही साथ समाप आंसर जरा। ठीक है, समय की कुछ सीमाएं, मिलते रहेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, इतने सारे मुद्दे थे पूरे चुनावी दौर में, बहुत सारे मुद्दे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, बुर्का जिहाद, वोट जिहाद, तमाम तरीके की बातें सामने। अब तो देखिए, अब तो पैसों के लेन देन, बिटकॉइन, अडानी, तमाम चीजें आ गई। लेकिन ये सब कुछ परे हो जाता है जब जनता जनार्दन पहुंचती है वोट देने के लिए। वो सिर्फ 2 बातें देखती है, किसको वोट देंगे जिससे हमारा उद्धार होगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और मराठी मानुस के लिए तो बहुत ही ज्यादा उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ ये शब्द है। सुरेंद्र स्वामी जी। जी, एक तो मैं ये बता रहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि शरद पवार की पार्टी की सीट घटेंगी। मैंने कल भी ये कहा था कि महाआघाड़ी में शरद पवार नंबर 1 की पार्टी बनेंगे, क्योंकि अजीत पवार को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब मैंने कांग्रेस की बात की थी तो मैंने ये बात की थी कि जो शिवसेना का हिंदू वोटर है, कोर हिंदू वोटर, जो इसलिए शिवसेना से जुड़ा था कि वो हिंदुत्व की बाला साहब बात करते थे। तो पिछले 10 दिनों का जो डेवलपमेंट है और जो या सोशल मीडिया है, वो तो 1 मिनट में गांव में भी सब लोगों को दिख जाता है, उनके 2 वीडियो घूम रहे हैं। तो उसकी वजह से वो क्लैरिटी हो गई थी। और इसीलिए मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि वो एनसीपी को नहीं देगा, मैंने ये कहा कि वो कांग्रेस के भाजपा की टक्कर में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। मेरा असेसमेंट है, मेरा अपना असेसमेंट है। और कल भी यही था, क्योंकि उसके मुद्दे सीधे सीधे उसके मुद्दे भावना से जुड़े हुए थे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आप लोगों को मैं आज से ही आमंत्रित करती हूँ, 23 तारीख को आप लोगों से मुलाकात जरूर होगी। आप सभी के अपने अपने दावे, अपने अपने एनालिसिस से, भरत जी, राकेश प्रजापति जी, संजय ठाकुर जी, आप सभी से मुलाकात होगी। इस दौरान मुलाकातें होती रहेंगी। कुल मिलाकर अगर देखें, जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि कोर जो वोटर है, हिंदू वोटर, वो जागा है, वो समझ रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व की अवधारणा क्या है। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस बात को उस हिंदू वोटर तक पहुंचाने में सफल हुई है। इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि एग्जिट पोल में तो महायुति की सरकार बनती हुई नजर आती है, लेकिन क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, ये अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। मिलते रहेंगे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।